हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप यू ऑल आर गुड। और वैसे तो आपने थंबनेल देख ही लिया है और आप समझ चुके हैं कि आज हम किस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम डिस्कस करेंगे आपका यानी कि 11th क्लास के स्टूडेंट का जो मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, जो कि आज 15 तारीख को हुआ है, और इसका जो इवनिंग शिफ्ट का पेपर है कल यानी कि 16 तारीख को होने वाला है। उन बच्चों को यहाँ पर थोड़ी सी जो है वो हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि वो समझ पाएंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। तो यहाँ पर हम कोई इंट्रो नहीं करेंगे, ये सभी जो इंस्ट्रक्शंस है आपको ऑलरेडी क्लियर है। मिड टर्म का एग्जाम आप दे रखे हैं। टोटल क्वेश्चन जो है आपके लिए 80 मार्क्स का है और 20 मार्क्स का यहाँ पर आपका प्रैक्टिकल है। और जो पेपर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो किसका है बेटा, वो पॉलिटिकल साइंस का है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 028। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। तो यहाँ पर जो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वो कहाँ पर देखा जा सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो क्या है बेटा, ऑप्शन सी जो है, यानी कि ग्राम सभा जो है वो आप देख सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र का जो प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि इसका जो चुनाव है वो जनता द्वारा सीधा किया जाता है, यानी कि जनता की सीधी भागीदारी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर राज्यसभा से रिलेटेड है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, कितने वर्ष के लिए होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो क्या है बेटा, यहाँ पर भी रिपीटिवली सी जो है वो दोबारा आपका राइट आंसर है, यानी कि 6 वर्षों के लिए राज्यसभा के सभी सदस्यों का जो चुनाव है वो हम देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें तो भारत में केंद्र में गठबंधन सरकारों का दौर जो है वो कब से शुरू होता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका अगेन जो राइट आंसर है वो क्या है, सी है, यानी कि 1989 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर और केंद्रीय स्तर पर हम गठबंधन सरकारों का जो दौर है उसे देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायालय का कार्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स कि न्यायालय का जो कार्य है वो कौन सा नहीं है। तो देखो, संविधान की व्याख्या जो है वो तो न्यायपालिका करती है, सलाहकार की भूमिका राष्ट्रपति को सलाह भी देती है, मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है। तो इन सब में जो डिफरेंट आंसर है वो क्या है, नीति निर्माण का काम, यानी कि कानून बनाने का जो कार्य है वो न्यायालय द्वारा नहीं किया जाता है। वो किसके द्वारा किया जाता है, यस आई नो, आपको पता है वो किसके द्वारा किया जाता है बेटा, वो किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख सकते हैं जो कि आपके इस पेपर का है, जो कि अभिकथन और कारण से रिलेटेड जो प्रश्न है उसकी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो इंस्ट्रक्शंस आपने ऑलरेडी एग्जाम में पढ़ रखी हैं और आपको इसके बारे में पता भी है। तो जल्दी से क्विकली चल देते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे तो अभिकथन आधारित जो ये सवाल है, और यहाँ पर क्वेश्चन में अभिकथन क्या कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता केवल धर्म और राज्य के बीच संबंध विच्छेद पर बल नहीं देती है। तो ये देखिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर भारत में समय और परिस्थितियों के अनुसार धर्म में किसी स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, हस्तक्षेप कर सकते हैं। और यहाँ पर कारण की बात करें तो कारण क्या कह रहा है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता के बुनियादी रूप से भिन्न है। तो ये वाला कथन भी हमारा सही है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो गया, आंसर क्या हो गया हमारा यहाँ पर ए हो गया, यानी कि अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और अभिकथन कारण की क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए क्विकली चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अगेन अभिकथन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अभिकथन क्या कह रहा है, पिछली 2 शताब्दियों के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी सम्मोहक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में उभरा है जिसने इतिहास को रचने में योगदान दिया है। और यहाँ पर हमारा जो कारण है वो क्या है, मौजूदा राष्ट्र के अंदर अलगाववादी संघर्ष आम बात है। तो देखिए दोनों पॉइंट जो हैं वो सही हैं, लेकिन एक दूसरे से क्या नहीं कर रहे, रिलेट नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि ए और आर जो हैं वो दोनों सत्य हैं, लेकिन ए जो है वो आर की सही से व्याख्या
नहीं कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, और यहाँ पर चर्चा की गई है हानि के सिद्धांत की, कि हानि का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया है। तो यहाँ पर विदाउट एनी डाउट आपका आंसर क्या है, सी, यानी कि जे एस मिल के द्वारा हानि का सिद्धांत जो है, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, वो दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो ये आपका मिलान करो आधारित प्रश्न है। तो चलिए जल्दी से एक बार हम मिलान कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन जो है वो हमारे पास यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो देखिए नीचे से शुरू करिए, आपको अपने आप ही जो है वो आंसर फाइंड हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं सी की बात करूं, तो प्रत्येक वयस्क नागरिक को मत देने का जो अधिकार है वो किसकी बात करता है, समानता के अधिकार की बात करता है, यानी कि सी में क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। उसके बाद देखो, अवसर की समानता की बात करेंगे तो अवसर की जो समानता है वो हम कैसे देख सकते हैं, कि प्रत्येक बच्चे को क्या है, निशुल्क शिक्षा मिल रही है। 14 वर्ष तक की जो शिक्षा है वो सरकार के द्वारा मिल रही है। तो यहाँ पर हमारे पास बी के लिए क्या हो गया, थर्ड ऑप्शन हो गया। और अगर मैं फिर ए की बात करूं तो ए के लिए क्या बच गया, आपका सेकंड बच गया। तो ए में क्या आ गया हमारा, क्या बच गया, सेकंड बच गया। तो यहाँ पर हमने सेकंड डाल दिया। तो देखिए अब यहाँ पर आंसर क्या है, सी में देखिए फर्स्ट किस में आ रहा है, तो देखिए डी में भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो इन दोनों में से हमारा एक ऑप्शन हो सकता है। बी में देखिए थर्ड किस में आ रहा है, तो इसमें नहीं आ रहा है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया बेटा, ऑप्शन डी जो है वो क्या हो गया हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है। तो आई होप अब आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, राष्ट्रवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, सही विकल्प चुनिए। तो देखिए यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, और यहाँ पर देखिए सभी ऑप्शंस में आपको क्या है, 3-3 पॉइंट दिख रहे हैं। तो क्लियर सी बात हो जाती है कि एक पॉइंट जो है इसमें हमारा वो गलत है। अब हमें गलत की पहचान करनी है। तो देखो, कई राष्ट्रों की अपनी समान भाषा नहीं है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, राष्ट्र बहुत हद तक काल्पनिक समुदाय है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। अब ये क्यों ठीक है, हमें इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि जो राष्ट्रवाद है वो क्या है, एक तरीके की भावना है। तो ये भावना कैसे हो सकती है, काल्पनिक हो सकती है। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे, तो राष्ट्र के साझे विश्वास, समान इतिहास, भू क्षेत्र व साझी राजनीतिक पहचान जैसे तत्वों से नहीं निर्मित होता। तो ये क्या हो गया, ये हमारा गलत ऑप्शन हो गया। तो अब हमारे पास ऑप्शन सही क्या है, 1, 2 और 4। तो देख लीजिए किसमें आ रहा है ये आंसर, शाबाश, ये आ रहा है बी में, यानी कि बी यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, आपका एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है, निम्न में से कौन सा नागरिकता खोने का साधन है। और आपके सामने ऑप्शन है दीर्घ निवास। तो दीर्घ निवास की वजह से तो नागरिकता मिलेगी, इससे खोएगी नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। बी हमारा हो गया सरकारी नौकरी, तो ये भी हमारा जो है वो राइट आंसर नहीं है। युद्ध में शामिल होना, तो ये भी हमारा क्या है, रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर हम लास्ट ऑप्शन क्या रह जाता है, डी, यानी कि लंबे समय तक अगर आप अपने देश से अनुपस्थित हैं तो ऐसे में आपकी जो नागरिकता है उसे क्या कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा, यानी कि उसे खो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। वर्ष डैश में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जो है उसे जोड़ा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, ऑप्शन सी, यानी कि 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसी में हमारे पास क्या रखा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। इसी के साथ एक और शब्द जोड़ा गया था, उसे मैं आपके होमवर्क यानी कि गृह कार्य में देता हूं, आप उसको फाइंड करें कि और कौन सा शब्द था जो पंथ निरपेक्षता के साथ और जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपके सेक्शन 1 का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत में सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण, यह कथन किसका है, यानी कि यह जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए आपके सामने ऑप्शंस कई हैं, लेकिन यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन ए, यानी कि ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उनके द्वारा ही क्या किया गया था कि सभी धर्मों को समान संरक्षण देने की बात कही थी। तो यहाँ पर बेटा आपका जो सेक्शन 1 है वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेक्शन बी की, जो कि 12 मार्क्स का है, और यहाँ पर आपको किसी भी तरह की अगर मैं बात करूं तो कोई विकल्प जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा।